जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सब यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडीज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह रुक्मणी प्रकाशन का सेट नंबर 15 है। इससे पहले 14 सेट नंबर मैं अपलोड कर दिया हूं। यदि आप लोगों से नहीं देखे हैं तो इस चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया हूं। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर सारा वीडियो अपलोड है। बीएसएससी इंटर लेवल, सेकंड इंटर लेवल का टेस्ट नंबर 15, इससे पहले 14 तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। और इसके साथ ही मैं करंट अफेयर का भी पार्ट ला रहा हूँ, जिसमें वार्षिकांक करंट अफेयर मैं तकरीबन 20 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों, वन लाइनर के फॉर्म में। अब मैं उसे वस्तुनिष्ठ के फॉर्म में आज से स्टार्ट करूँगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में डेली 50-50 प्रश्न मैं दूंगा दोस्तों, वो भी वार्षिकांक होगा। यदि आप लोगों से नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ वीडियो सारा उपलब्ध है। और इन सभी का वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक डाल दूंगा। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो उसे जाएं दोस्तों और देखें और अपना तैयारी को परखें कि कितना हमें करंट अफेयर याद है और हम कितना टेस्ट, ये जो 15 नंबर टेस्ट है उससे हम कितना बना सकते हैं। यदि आप लोग देख चुके हैं तो उसे रिविजन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, फर्स्ट प्रश्न कहा गया दोस्तों इसमें। पहला प्रश्न है, चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स विश्व 23 के पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पर रहे हैं? तो चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स विश्व 23 के पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो भारत 7वां स्थान पर रहा है। भारत 7वें स्थान पर रहा है दोस्तों, चीन में जो आयोजित हुआ था उसमें से। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने कुल मिलाकर कितना पदक? 26 पदक जीता है। भारत ने कुल मिलाकर 26 पदक जीता है। 26 पदक के साथ भारत 7वें स्थान पर है। इसमें से 11 स्वर्ण जीता है भारत ने और 5 रजत जीता है। 11 स्वर्ण, 5 रजत एवं 10 कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कुल मिलाकर 26, 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य पदक। यहीं पर उत्तर प्रदेश में आयोजित तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश ने उसमें पंजाब ने कुल मिलाकर 69 पदक जीता था। प्रथम स्थान विश्व 23 में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था वो उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था, उसमें प्रथम स्थान पर पंजाब का था जो 69 पदक जीता था। और तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विश्व 23 का शुभंकर जीतू था। ठीक है। और हर बार जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स विश्व 23 जम्मू और कश्मीर ने शीर्ष स्थान हासिल किया था दोस्तों, और जबकि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। विंटर गेम्स में पहला स्थान जम्मू और कश्मीर को, दूसरा स्थान महाराष्ट्र है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था उसमें प्रथम स्थान पर पंजाब है। ठीक है, 69 पदक के साथ। नेक्स्ट प्रश्न चलता है दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं? तो वर्तमान में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो वो है आपको इंदरमित गिल हैं, जो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। इंदरमित गिल, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। इंदरमित गिल विश्व बैंक के अर्थशास्त्री हैं। ठीक है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? यदि आपसे पूछ ले ये विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री है, क्या है? मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमित गिल हैं। यदि आपसे पूछे विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा है, जो विश्व बैंक के क्या है? अध्यक्ष है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा है। विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने वाले अजय बंगा भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, लेकिन अमेरिका में रहते हैं। और संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला राजदूत रुचिरा कंबोज बनी है। संयुक्त राष्ट्र में पहली महिला राजदूत कौन बनी है? रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट क्यों चलते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न है, इसमें दिया गया है अक्टूबर विश्व 23 में बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान की वजह से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो कौन सा तूफान आया था उसका नाम बताना है। तो बंगाल की खाड़ी में जो आया था वो हामुन नामक तूफान के कारण बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र प्रभावित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हुआ। और भारत ने ऑपरेशन करुणा की शुरुआत करके म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की सहायता किए थे। ऑपरेशन करुणा किसके लिए चलाया गया था? तो म्यांमार में जो आया था मोचा, उससे प्रभावित लोगों की सहायता के चलाया गया था, मोचा की सहायता के लिए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न पर। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र जो काला पानी के नाम से जाना जाता था? यदि हम इसे देखें तो स्वतंत्रता से पूर्व वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र था। कौन था? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र था जो स्वतंत्रता से पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में सेलुलर जेल जो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है,
सेल्युलर जेल कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है? मुख्यालय है, राजधानी है। काला पानी में जीवन के लिए कठोर और अमानवीय यातनाएं सहना पड़ता था, ठीक है। और यदि हम देखें इतिहास में तो पोर्ट ब्लेयर में बीडी सावरकर के नाम पर जेल के एक कक्ष का नाम रखा गया है। पोर्ट ब्लेयर भारत का 13वां बृहद बंदरगाह है। पोर्ट ब्लेयर है जो भारत का 13 नंबर का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की। 5 नंबर प्रश्न दिया गया दोस्तों, किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ है? तो सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन किस देश में हुआ सबसे पहली बार? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इन्होंने 1848 में अचानक एल्लेघनी नदी के किनारे पेंसिल्वानिया में पहला तेल कूप खोदा, लेकिन व्यावसायिक रूप में 1859 में इडविन एल ड्रिंक ने टिस्टुअल नामक स्थान पर 21.2 मीटर खुदाई करके तेल का उत्पादन शुरू किया था, ठीक है। जो पेट्रोलियम अपसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम अपसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। भारत में प्रथम तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? तो असम में। यदि आपसे पूछ ले कि भारत में तेल कुआं कहाँ पहली बार खोदा गया था, तो असम में खोदा गया था, ठीक है। भारत में बॉम्बे हाई में 1974 में जापान के सहयोग सागर जहाज के सहयोग से निकाला जा रहा है। जापान के सहयोग सागर नामक जहाज से जो बॉम्बे हाई से जो तेल निकाला जा रहा है वो जापान के सहयोग सागर नामक जहाज से निकाला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका। 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से थे? तो पंडित जसराज का संबंध किस क्षेत्र से था? तो शास्त्रीय गायन के क्षेत्र से था। पंडित जसराज शास्त्रीय गायन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, पंडित जसराज। और ये मेवाती घराने से संबंधित थे। पंडित जसराज थे जो किस घराने से संबंधित थे? मेवाती घराने से संबंधित थे। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। ज्यादा बताने पर काफी वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हम सबका ये नहीं कर रहे हैं, काफी वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न को, संसार का छत किसे कहते हैं? तो संसार का छत पामीर के पठार को कहा जाता है। पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। पामीर का पठार उत्तर में स्थित है और संसार का छत कहा जाता है। इस पठार पर लोयस मिट्टी का अधिक विस्तार पाया जाता है। पामीर के पठार पर तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। पामीर के पठार को ही तिब्बत का पठार भी कहा जाता है, ठीक है। और यह कैसा है? अंतर पर्वतीय पठार है। यह पठार औसतन 5000 मीटर ऊंचा है। कितना है? 5000 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 1 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है, इसमें दिया गया है मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? तो मोंटेसरी शिक्षा के बुनियादी अवधारण क्या है? यह प्रश्न पूछा है। तो मोंटेसरी शिक्षा के बुनियादी अवधारण है क्या है? तो प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना मोंटेसरी शिक्षा का बुनियादी अवधारण है। प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना मोंटेसरी शिक्षा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलता है दोस्तों 9 नंबर प्रश्न में। अंतरराष्ट्रीय रूप से दिए जाने वाला पुरस्कार एबल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में जीवन कालिकाओं को उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय रूप से जो एबल पुरस्कार दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है? एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। 2003 में नॉर्वे की सरकार द्वारा गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक उत्कृष्ट पुरस्कार है। 2003 से शुरुआत की गई। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2002 में नॉर्वे में प्रसिद्ध गणितज्ञ नील हेनरी एबल की स्मृति में किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 10 नंबर प्रश्न में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु एमलन अभियान शुरू किया है? तो एमलन अभियान किसने शुरू किया है? तो एमलन अभियान कौन सा राज्य सरकार ने शुरू किया है बच्चों और महिलाओं में एनीमिया को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए? तो उड़ीसा सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है। तो प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कार्ल मार्क्स है दास कैपिटल के लेखक, ठीक है। यह पुस्तक 1867 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कार्ल मार्क्स की लिखी हुई पुस्तक है और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल की लिखा हुआ पुस्तक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। अमर्त्य सेन भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने डेवलपमेंट एज फ्रीडम
होम इन द वर्ल्ड, द मेमोरी इन आइडियल ऑफ जस्टिस का आकलन किया नामक पुस्तक लिखी है। द ग्रिप्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया आदि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्रिप्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या देखते हैं हम लोग। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट सूचकांक विश्व, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ग्लोबल हंगर रिपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 111वां स्थान पर है। 111वां स्थान पर भारत का स्थान है ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कुछ भारत के रैंकिंग में बता दूं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जैसे ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में भारत का स्थान 111 है। उसी तरह वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 112 है। वैश्विक सतत विकास में भारत का स्थान कितना? 112 है। और वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 131वां है। कितना? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 131वां है। और वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। शांति सूचकांक में 126वां है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 30 नंबर प्रश्न में। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 का विषय है। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 का विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 का विषय है हमारे ग्रह में निवेश करें। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 22 मार्च को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और बिहार दिवस भी, जबकि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, हर वर्ष 22 अप्रैल को, जबकि 22 मार्च को जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 14 में, किस राजवंश के शासनकाल में भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। गुप्त काल में कला और साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, किसके लिए? गुप्त काल में जो कला और साहित्य में जो प्रगति हुई थी उसके अनुसार गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था क्या थी? राजतंत्रात्मक थी। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। सबसे अधिक गांव दान देने का कार्य किसने किया था? गुप्त वंशों ने किया था। ब्राह्मणों एवं मंदिरों के लिए, मंदिर के लिए और ब्राह्मणों को क्या दान देते थे? तो गांव दान देते थे। गुर्जर प्रतिहार वंश चलते थे तो इसका संस्थापक नागभट्ट है। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम है। और लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 15 नंबर, वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 1.21 बिलियन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 1.21 बिलियन भारत की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 31 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया है तक्षशिला का जो प्राचीन शहर है किस नदी के बीच में स्थित है? तक्षशिला का प्राचीन शहर सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। तक्षशिला गंधार महाजनपद की राजधानी थी। तक्षशिला किसकी राजधानी थी? तो गंधार महाजनपद की। तक्षशिला में भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय अवस्थित है। 7 से 8वीं शताब्दी ईस्वी में पूर्व में तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सिंधु को बताया गया है दोस्तों। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन है? सिंधु है। और ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक बार उल्लेख नदी कौन है? सिंधु है। जबकि चाणक्य, चंद्रगुप्त जैसे महान विभूतियों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा की प्राप्ति की है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 32 में हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? यदि हम देखें हड़प नीति डलहौजी ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। ठीक है, इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है हड़प नीति में। और इस नीति के तहत डलहौजी ने सबसे पहले सतारा को हड़पा था। तब 1848 में। उसके बाद जयपुर को, उसके बाद संभलपुर को, उसके बाद बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और करौली, ये सब हड़प नीति के तहत डलहौजी ने हड़पा था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। ज्यादा लंबा वीडियो होने के कारण ही इसका डिटेल नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, नहीं तो डिटेल बताऊंगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? यदि हम देखें चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ तो राणा
कुंभा ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। किसने बनाया था? राणा कुंभा ने। 1436 ईस्वी में गजनी खां को उसके वजीर ने अपदस्थ कर महमूद शाह को उपाधि से मालवा की गद्दी पर बैठा था। उसने मेवाड़ के राणा कुंभा के विरुद्ध अभियान में सफलता का दावा किया था। और दूसरी ओर राणा कुंभा ने अपनी मालवा विजय का दावा करते हुए चित्तौड़ में 1448 ईस्वी में कीर्ति स्तंभ स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न की ओर। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो इस यदि हम देखें इसमें मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था, तो मुंडाओं ने 1899 से 1900 के बीच में मुंडाओं ने विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 से 1900 के बीच। इसका नेतृत्व किसने किया था मुंडा विद्रोह का? तो बिरसा मुंडा ने किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और यह छोटा नागपुर क्षेत्र में, झारखंड जो अभी है वर्तमान में, उस क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह को, मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है दोस्तों। महान हलचल क्या कहते हैं? उलगुलान विद्रोह कहते हैं मुंडा विद्रोह को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 35 की ओर। पूरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? पूरी की रथ यात्रा है जो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। किसके सम्मान में? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। पूरी का रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में किया जाता है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें दिया गया है कि 36 नंबर प्रश्न में देखते हैं हम लोग। गुरु केरुचरण महापात्रा किस शास्त्रीय नृत्य शैली में निपुण थे? तो केरुचरण महापात्रा जो थे कौन से शास्त्रीय नृत्य में निपुण थे? तो वो केरुचरण महापात्रा ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में निपुण थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कौन सा? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, चरण महापात्रा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 37 में कहा गया है दोस्तों, 37 में इसमें दिया गया है भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं यानी नोटा कब लागू किया गया है? तो भारत में पहली बार नोटा 2013 में लागू किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नोटा का प्रयोग भारत में सबसे पहली बार कब किया गया था? तो 2013 में। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था पहली बार नोटा का प्रयोग। कब पहली बार किया गया था? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 16वीं लोकसभा चुनाव में भी नोटा का विकल्प के तौर पर लागू किया गया था। यदि लोकसभा चुनाव में देखें तो पहली बार 16वीं लोकसभा चुनाव में। राज्यसभा चुनाव में नोटा विकल्प चुनाव आयोग ने 2014 में पेश किया था। राज्यसभा चुनाव में पहली बार कब? 2014 में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सौर मंडल का सबसे बेहतर ग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो सौर मंडल का सबसे बेहतर ग्रह नेपच्यून है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेपच्यून है, हर नीले रंग के प्रतीत होता है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह है नेपच्यून। ठीक है, इसे 14 ज्ञात उपग्रह है इस नेपच्यून में, जैसे टिट्रॉन इसका सबसे बड़ा उपग्रह, प्रमुख उपग्रह। नेपच्यून की खोज 1846 में किया गया था। ठीक है, और यदि हम देखें ग्रहों की यदि क्रम हम देखें दोस्तों, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले बुध होगा, फिर शुक्र होगा, फिर उसके बाद बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण, इस तरह से होगा। तो सबसे बेहतर फर्स्ट को इनर कहते हैं और फर्स्ट 3 को कहते हैं, फर्स्ट 4 को इनर उपग्रह कहते हैं। जैसे आपको बुध, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये इनर ग्रह हो गया, और लास्ट 4 को आउटर ग्रह कहते हैं। तो सबसे आउटर ग्रह कौन हो गया? तो नेपच्यून। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 39वां प्रश्न में, निम्नलिखित में से किसने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? वो कौन है जो भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रणब मुखर्जी हैं, भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 40 नंबर प्रश्न में इसमें दिया गया 40 में दिया गया भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वाधिक उल्लेख है या सर्वप्रथम उल्लेख है? किस वेद में भारत जन का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया है दोस्तों? ये प्रश्न है, वो कौन सा वेद है? तो वो ऋग वेद में सर्वप्रथम भारत जन का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यदि ऋग्वेद देखें दोस्तों, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। इस वेद को पढ़ने वाले को ऋषि को होत्री कहते हैं दोस्तों। इस वेद के पढ़ने वाले कहते हैं होत्री कहा जाता है, होत्री। और ऋग्वेद के
ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दोस्तों, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का सूर्य देवता सावित्री की समर्पित प्रसिद्ध मंत्र गायत्री मंत्र है तीसरे मंडल में। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। और 10वें मंडल में चतुर्थ वर्ण समाज है उसके बारे में दिया गया है। चतुर्थ वर्ण समाज के बारे में दिया गया ऋग्वेद के कितने मंडल में? तो ऋग्वेद के आपको 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, एक कौशिकीय ब्राह्मण ग्रंथ। 2 है, कौशिकीय, ऐत्रेय एवं कौशिकीय अथवा सांख्यन, कौशिकीय को ही कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 41 की ओर चलते हैं। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1940 में जब मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किए थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे इसकी अध्यक्षता। और इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी। 1940 में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना के वर्ष यदि आपसे पूछे तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वर्ष 1906 में नवाब सलीमुल्लाह और के नेतृत्व में, नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में की गई थी स्थापना मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में किया गया था दोस्तों। कब? 1908 में मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन 1908 में किया गया था। 1940 के लाहौर अधिवेशन में 2 राष्ट्र का सिद्धांत, पहली बार जो जिन्ना उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, 2 राष्ट्र का सिद्धांत का प्रस्ताव किया गया था। और 1943 में कराची में मुस्लिम लीग की बैठक में अंग्रेजों ने भारत बांटो और भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 42 में दिया गया दोस्तों, रैयत बाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी। यदि हम देखें रैयत बाड़ी प्रथा के बारे में देखें तो रैयत बाड़ी प्रथा टॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। टॉमस मुनरो ने रैयत बाड़ी प्रथा का प्रारंभ किया था। रैयत बाड़ी व्यवस्था का जनक टॉमस मुनरो को माना जाता है। और टॉमस मुनरो ने यह व्यवस्था 1792 ईस्वी में प्रयोग किया था। रैयत बाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया दोस्तों। और यह कुल भाग का, भारत के कुल भूभाग का 51% से 55% भाग पर फैला हुआ था यह रैयत बाड़ी व्यवस्था। इसमें मद्रास का क्षेत्र, बम्बई का क्षेत्र, असम का क्षेत्र और कुछ कुर्ग का क्षेत्र लागू था। कुर्ग का क्षेत्र में लागू था रैयत बाड़ी व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 43 की ओर। भारत में स्थानीय स्वत शासी संस्था जो 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी वो किसने शुरू किया था? स्थानीय स्वशासी व्यवस्था तो वह किया था लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल देखें तो 1880 से 84 तक था वायसराय के रूप में। और लॉर्ड रिपन को उदारवादी दल का सदस्य था दोस्तों। कौन था उदारवादी दल का सदस्य? लॉर्ड रिपन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि हम देखें रिपन के समय में कुछ प्रमुख कार्य हुए थे रिपन के समय में, जैसे प्रथम फैक्ट्री एक्ट किसके समय में आया था? प्रथम औद्योगिक जो कानून आया था वो लॉर्ड रिपन के समय 1881 ईस्वी में आया था। और प्रथम वास्तविक जनगणना नियमित जो हुआ था, पहली बार जनगणना जो नियमित किया गया था वो 1881 ईस्वी में हुआ था। पहली बार जनगणना किया गया था 1872 में, लेकिन नियमित रूप से 1881 में शुरू किया गया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्ति किया गया था 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था। हंटर कमीशन का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इलवर्ट बिल 1883 से 84 के बीच में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही लाया गया था दोस्तों। और अकाल संहिता जो फेमिन कोड कहा जाता है 1883 में ही लॉर्ड रिपन के समय में लाया गया था। तो रिपन का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 में, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था? तो सिख गुरु कौन थे जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दिए थे? तो वो रामदास थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। सिख गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिए थे। रामदास सिखों के कैमे गुरु थे? तो चौथे गुरु थे। सिखों के चौथे गुरु थे रामदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और रामदास ने अमृतसर नामक शहर की स्थापना किए थे। जो 400 बीघा जमीन जो दिए थे अकबर ने, उसी में उन्होंने अमृतसर नामक शहर का स्थापना किए थे। गुरु रामदास ने अपने पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकार नियुक्त करके गुरु के पद को पैतृक बना दिया था। गुरु अर्जुन देव अमृतसर तालाब में हरमिंदर साहब की स्थापना किए थे अमृतसर तालाब में। और आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने किए थे।
आदि ग्रंथ की रचना किसने किए थे? अर्जुन देव ने किए थे। यदि आपसे पूछे जो अमृतसर में हरमंदिर साहब का जो मंदिर है उस पर सोना का आवरण किसने चढ़ाया था, तो आप क्या बताएंगे? तो उसमें सोना का आवरण चढ़ाने वाले थे महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर बी रामदास थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 45 में, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? कपास की मिट्टी के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा काली मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी को रेगुल मृदा भी कहा जाता है दोस्तों, रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान कहा जाता है। दक्कन के पठार शुष्क भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। गुजरात महाराष्ट्र कपास के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से जानी जाती है, गुजरात और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 62 में, कहा जा रहा है भारतीय संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो संविधान का 52वां संशोधन है जो किससे संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन है जो दल बदल संविधान से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कौन सा है? तो दल बदल कानून से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा 61 का, दल बदल कानून से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन। दल बदल का उल्लेख संविधान के 10वीं अनुसूची में दिया गया दोस्तों। दल बदल कानून का अनुसूची कितना है? 10, अनुसूची 10 73वां संविधान संशोधन 1973वां संविधान 52वां संविधान संशोधन 1985 को दल बदल कानून लाया गया था और यह 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है, यदि हम देखें आरक्षण, ये पंचायती राज के बारे में देखें 73वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था और 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई है पंचायती राज को। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है ये 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 से 18। ठीक है, और भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के से संबंधित दिया गया है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर दल बदल कानून से है। 62 में कहा गया है, 62 नंबर प्रश्न दिया गया दोस्तों, इसमें कहा गया है भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो भारत में संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 4 ऑप्शन है। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। सीएजी की रिपोर्ट को पर विचार करती है लोक लेखा समिति, उसका कार्य क्या है? तो लोक लेखा समिति है जो कैग के रिपोर्ट पर विचार करती है और इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 63 सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो सर्व शिक्षा अभियान है दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए है सर्व शिक्षा अभियान। यह योजना वर्ष 2001 में शुरू किया गया था। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान योजना शुरू किया गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया है और अनुच्छेद 21 के क के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया है और प्राथमिक शिक्षा के अनुच्छेद 21 के क के तहत मूल अधिकार बना दिया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 64 में चीन का राष्ट्रपति या चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? चीन के राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? तो डॉक्टर sun यat-sen को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 65 में, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, पाकिस्तान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1971 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में उसने स्वयं को अलग कर पाकिस्तान से अपना संबंध विच्छेद कर लिया था और बांग्लादेश नाम का नया देश अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 66 में संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है? तो संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत से किससे संबंधित है? तो दक्षिण भारत से संबंधित है। संगम साहित्य किससे संबंधित है? दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। देखिए संगम साहित्य का मतलब क्या होता है? संगम साहित्य का मतलब होता है संगम यानी कवियों का गोष्ठी, कवियों का सम्मेलन होता है दोस्तों, संगम मतलब। ठीक है, और संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किया गया था। प्रथम संगम मदुरई में हुआ था, जिसके अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने किया थे, और द्वितीय संगम कपाटपुरम में, जिसके अध्यक्षता टोक्का पिल्लम ने किए थे,
और तृतीय संगम मदुरई में हुआ था ये भी, और इसकी अध्यक्षता नक्कीरन ने किया था। यदि हम इसके बारे में और यदि हम देखें दोस्तों, इसमें दिया गया है कुरल तमिल साहित्य का बाइबल तथा लघु वेद माना जाता है। कुरल को तमिल साहित्य का क्या मानते हैं? बाइबल और लघु वेद माना जाता है। दक्षिण भारत में आर्यकरण करने का श्रेय महर्षि अगस्त ऋषि को दिया जाता है। दक्षिण भारत में आर्यकरण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अगस्त ऋषि को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी किताबी लिपियों का उल्लेख है? तो बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार है, इसमें 64 किताबी लिपियों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कितना? 64 किताबी लिपियों का, 64 किताबी लिपियों का वर्णन मिलता है। ललित विस्तार महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है। किसका? महायान बौद्ध संप्रदाय का है ग्रंथ है। महायान का आदर्श क्या है? बोधिसत्व, यानी अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, अमिताभ, मंजुश्री, मैत्रेयनाथ आदि नामों से भी जाना जाता है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया दोस्तों, जबकि अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश एवं सिद्धांत बौद्ध मतों की दर्शन की व्याख्या है। अभिधम्म पिटक में क्या है? तो बौद्ध धर्म की दर्शन की व्याख्या है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या। विनय पिटक में बौद्ध धर्म में अनुशासन से संबंधित नियम दिए गए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इतना प्रश्न आप लोग जान चुके हैं, इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 68 में, धारणीय विकास भावी पीढ़ी के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य के समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा है? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? किस रूप से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? तो धारण क्षमता से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 69 में कहा गया है निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा काल क्रम के रूप में व्यवस्थित करें। कुछ घटना दिया गया है, तो इस घटना को हम लोग देखेंगे। तो इसमें दिया गया हरित क्रांति का सबसे पहले क्या होगा? गरीबी हटाओ, हरित क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति का प्रारंभ। यदि इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले होगा हरित क्रांति का प्रारंभ। हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 से 67 में हुआ था दोस्तों। 1966 से 67 के बीच में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था पहली बार। फिर 1980 में भी किया गया था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार यदि मैच करें 3, 2, 1 आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 17 में कहा गया है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा? तो राज्य है जो ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा। कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 के तहत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 40 के तहत, अनुच्छेद 40 के तहत दिया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए प्रावधान अनुच्छेद 40 के तहत दिया गया है। और अनुच्छेद 40 है राज्य के नीति सिद्धांत के अंतर्गत आता है दोस्तों। अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन के रूप में भी माना जाता है। अनुच्छेद 40 को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के क से लेके ना तक, केवल की ना तक ग्राम सभा पंचायत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 41 की ओर। 41 में कहा गया है कि वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम प्रधानमंत्री जनधन योजना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुआ था दोस्तों। प्रधानमंत्री जनधन योजना में कब? 2014 को शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 72 की ओर। 72 में विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए वर्ष में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया था। किस वर्ष किया गया था? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1977 में। वर्ष 1977 में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। वर्ष 1977 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न चलता है दोस्तों 73 में हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? तो हिमालय पर्वतमाला को
तीन भागों में, हिमाद्री, हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक के रूप में, हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक के रूप में, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक के रूप में तीन भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत को हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक के रूप में बांटा गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। हिमालय पर्वत को भौगोलिक स्तर पर चार भागों में, भौगोलिक स्तर पर कितने, चार भागों में बांटा गया है। और जिसे बृहद हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय कहते हैं, यह सबसे ऊंचा तथा दुर्ग श्रेणी है। इसमें भारत के प्राचीन ग्रंथ में हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। बृहद हिमालय चार भागों में बांटा गया है। इसके भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया, चार भागों में। एक बृहद हिमालय है, फिर दूसरा है लघु अथवा मध्य हिमालय, जिसे हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं, लघु अथवा मध्य हिमालय को। उसके बाद शिवालिक हिमालय है, शिमालिक हिमालय है। उसके बाद ट्रांस हिमालय है, जो तिब्बत के क्षेत्र में पड़ता है। इस चार भागों में बांटा गया है। कुछ और बताएं इसमें दोस्तों, यदि हिमालय पर्वतमाला को प्रादेशिक विभाजन देखें तो उससे भी चार भागों में, प्रादेशिक विभाजन के तौर पर किस तरह से, तो चार भागों, भौगोलिक के आधार पर चार भागों में भी और प्रादेशिक विभाजन के आधार पर भी चार भागों में हिमालय पर्वत को बांटा गया है। प्रादेशिक विभाजन जैसे कि सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का क्षेत्र को पंजाब हिमालय कहते हैं। सिंधु नदी है यहाँ से निकला हुआ, और यहाँ से सतलज नदी का निकला हुआ, इस क्षेत्र के बीच को क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं। उसके बाद सतलज से काली नदी के बीच में क्या कहते हैं, उसे सतलज से काली नदी के बीच में उसे क्या कहते हैं, तो कुमायूं हिमालय कहते हैं, कुमायूं। उसके बाद काली से तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहते हैं, और तीस्ता से दिहांग नदी के क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 34 में। परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो परिचकली है जो किसका लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो परिचकली है जो लक्षद्वीप का लोकप्रिय लोक नृत्य है, लक्षद्वीप का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हुआ। परिचकली लक्षद्वीप का प्रादेशिक लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। लावा भी लक्षद्वीप का लोक नृत्य है। लक्षद्वीप का जो राजधानी का है तो कावारती। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 65 में। आपको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रीय मानव आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है, इसमें है प्रसिद्ध चुल्लू जनजाति किस देश से संबंधित है, तो प्रसिद्ध चुल्लू जनजाति है जो प्रसिद्ध चुल्लू जनजाति किस देश से संबंधित है, तो प्रसिद्ध चुल्लू जनजाति है दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। दक्षिण अफ्रीका से संबंधित चुल्लू जनजाति दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है, इंद्रावती बाघ रिजर्व है जो आपको छत्तीसगढ़ में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती बाघ रिजर्व स्थित है, कहाँ, छत्तीसगढ़ में। यदि हम कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में बता दें, जैसे कि चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। चिल्का कहाँ है, उड़ीसा में। वेदांतगल अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी कहाँ, मध्य प्रदेश में। और नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, कर्नाटक में, नागरहोल। और यदि हम देखें रोहिला राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। पखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है, पखुई। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है, मानस नेशनल पार्क असम में है। कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ में इंद्रावती बाघ रिजर्व है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 93 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई है, तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना वर्ष कब हुई है दोस्तों, तो हरित न्यायाधिकरण की स्थापना तो वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई है। एनजीटी का स्थापना कब हुई थी, वर्ष 2010 में हुआ है, दिल्ली में की गई है इसकी स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 94 में। निम्न में से अफ्रीका कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है, अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है, 94 नंबर प्रश्न में दिया गया है। तो अफ्रीका का ओपेक का सदस्य नहीं है कौन, तो ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका के ओपेक के सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ओपेक की स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 60 में किया गया था, वर्ष 1960 में ओपेक का स्थापना की गई थी दोस्तों। ओपेक का फुल फॉर्म होता है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो पेट्रोल का एक्सपोर्ट करता है उन कंट्रियों को ओपेक में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 95 नंबर प्रश्न में। यदि 95 में देखें तो आधुनिक भारत का सबसे बड़ा नाटककार कौन है,
तो आधुनिक भारत का सबसे बड़ा नाटककार के बारे में कहा जा रहा है। सबसे बड़ा नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। आधुनिक भारत का सबसे बड़ा नाटककार जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 94 नंबर प्रश्न में। 96 में आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवर्त वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? तो रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व और पूर्ण इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉन अक्रिय गैस कौन सा है? तो कौन से वर्ग में रहते हैं? तो वो 18वें ग्रुप में रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। 18वें वर्ग में रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है जबकि वर्गों की संख्या 18 है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 97 में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। हमसे पूछ रहा है कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 98 में। 98 में एक फिगर दिया हुआ है, इसको मैच करना है। एक वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकार प्रकाश की किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थी ABCD में चित्र को दर्शाया अनुसार आलेखित किया है। तो इनमें से कौन सा सही है? ये प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन सही है? तो इनमें से जो बी वाला है सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 99 में। 99 नंबर प्रश्न में कहा गया है दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो 99 में दिया गया प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कैंडेला किसका एसआई मात्रक होता है? तो कैंडेला है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। और यदि हम देखें हेनरी किसका एसआई मात्रक होता है? तो प्रेरक का एसआई मात्रक हेनरी होता है। और बोल्ट होता है जो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है बोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 100 नंबर प्रश्न की ओर। केब्स रोग का दूसरा नाम है। केब रोग किसका दूसरा नाम है? केब रोग है रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस। रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस को दूसरा नाम है क्या है? तो उसका दूसरा नाम है केब रोग। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 101 की ओर। इसमें बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व के नाम बताइए। तो बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व का नाम क्या है? तो बेकिंग पाउडर में कौन कौन सा तत्व पाए जाते हैं? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। बेकिंग पाउडर में सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 102 की ओर। इसमें निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? अवतल दर्पण पर बिंब से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो यदि हम इसे देखें दोस्तों, बिंब से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए तो ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अवतल दर्पण है, ये हो गया प्रधान लाइन। इसमें से यदि सी है और ये एफ है, ठीक है, तो यदि हम बीम को किसके किसके बीच, ध्रुव और फोकस के बीच यहाँ पर रखेंगे यदि हम वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा सबसे बड़ा बनेगा दोस्तों, क्योंकि यह अनंत पर बनेगा जाकर के इसका प्रतिबिंब। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बी हमारा सही आंसर है। ध्रुव और फोकस के बीच यदि वस्तु को रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? सबसे बड़ा। तो इस प्रकार यदि हम देखें और एक यहाँ से लौटेगा, तो यदि देखें तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? दर्पण और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो जब वस्तु को कहाँ रखेंगे? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा दोस्तों। जब दर्पण और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनेगा। कहाँ से बनेगा? सबसे बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 103 की ओर। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचनाओं को कहा जाता है। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके के संरचनाओं को क्या कहते हैं? छोटे मनके की संरचनाओं को बीजाणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। क्या कहते हैं दोस्तों? तो बीजाणु। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 104 की ओर। 104 में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है जनरेटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। जनरेटर विद्युत
चुंबकीय प्रेरण पर जनरेटर है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है कौन जनरेटर? विद्युत चुंबकीय जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत जनित्र में माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। अमीटर के द्वारा विद्युत की धारा मापी जाती है। अमीटर यदि देखें तो इसके द्वारा विद्युत की धारा मापी जाती है, ठीक है। वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर मापी जाती है। वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापी जाती है? विभवांतर मापी जाती है। गैल्वेनोमीटर द्वारा सूक्ष्म विद्युत धारा का पता लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 की ओर। डीऑक्सीराइबोज एवं राइबोज दोनों शर्कराएं वर्ग से संबंधित है। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज है दोनों शर्कराएं किस वर्ग से संबंधित है? ये दोनों है जो आपको पेंटोजेज से संबंधित है, पेंटोजेज। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 121 में 121 नंबर प्रश्न दिया गया है। इसमें इस प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? कौन से मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो एक्वारेजिया का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एक्वारेजिया का सान्द्र हाइड्रोजन अम्ल एवं नाइट्रोजन अम्ल के द्वारा किया जाता है। HCl प्लस HNO3। एक्वारेजिया किससे बनता है? HCl और HCl प्लस HNO3 कि मिलकर बनता है। यदि एक्वारेजिया में इसका अनुपात देखें तो कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। HCl का 3 अनुपात और HNO3 का 1 अनुपात। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सी हमारा सही आंसर है, एक्वारेजिया। निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है? कार्बन के कौन सा मिश्रण का द्रव बनने एवं उबलने का तापमान सर्वाधिक है? तो कौन से मिश्रण का तापमान सर्वाधिक है उबलने और बनने का? तो यह है एसिटिक एसिड के द्वारा। एसिटिक एसिड के द्वारा कार्बन के कौन से मिश्रण द्वारा कार्बन को द्रव में बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक कौन है? एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 123 की ओर। एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई कंप्यूटरों या संचार उपकरणों को जोड़ने के दौरान नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है, उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है उसे स्विच कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, उसे स्विच कहते हैं। पेप्टिक, नेक्स्ट प्रश्न में पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम था। तो पेप्टिक वर्ण के जीवाणु के पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो उसका नाम था बैरी मार्शल और रॉबिन बॉरेन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, बैरी मार्शल और रॉबिन बॉरेन। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 125 की ओर। वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रछाया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, उसे प्रछाया कहते हैं दोस्तों। स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसे प्रछाया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 126 की ओर। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन के साथ नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होते हैं, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होते हैं और पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होते हैं। इन सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं क्या? तीनों से सभी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 127 की ओर। 127 में दिया गया है 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एटीपी पर आयतन होगा, तो कितना होगा एटीपी पर आयतन? तो भार बटा अनुभार होता है दोस्तों। भार बटा अनुभार, तो भार कितना है? भार बटा अनुभार होता है। तो इसमें हम देखें तो एटीपी पर एक अणु का होता है 22.24। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। इसमें यदि हम गुना कर दे 0.2 मिलीलीटर से 0.02 से, तो हो जाएगा कितना? 448 मिलीलीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 128 की ओर चलते हैं। मानव शरीर में लवणों का परिवहन द्वारा होता है, तो मानव शरीर में लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त के द्वारा होता है। रक्त के द्वारा मानव शरीर में लवणों का परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 129 की ओर। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में होता है? स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में होता है? तो ये है जो गिरने के समय के वर्ग के अनुपात होता है। गिरने के समय के वर्ग के अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर
सी हमारा सही आंसर है। किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन हो रहा है तो उसका त्वरण एक समान कहलाता है। गिरने के समय के वर्ग के अंतराल पर होता है तो उसका त्वरण क्या होता है, समान होता है। जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को वस्तु का भार कहलाता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रहा है तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात के में होता है, तो गिरने के समय के वर्ग के अनुपात में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 130 की ओर। 130 में देखें दोस्तों तो इसमें दिया गया है आवृत्तियों के अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या है। आवृत्तियों के अवरोही क्रम यदि विकिरणों को देखें, सबसे पहले एक्सरे, फिर अवरक्त, उसके बाद सूक्ष्म तरंगे, उसके बाद रेडियो तरंगे। एक्स अवरक्त, सूक्ष्म तरंगे, उसके बाद रेडियो तरंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 131 की ओर। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद की संख्या को निर्धारित करती है। तो आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद प्रोटॉन की संख्या निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। प्रोटॉन की संख्या तो उसमें मौजूद प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होती है। 132 में इसमें दिया गया जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है, तो इसके पीछे का कारण है कि इसके पीछे का कारण है कि लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 133 की ओर। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र क्या होता है दोस्तों? सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र होता है Na2H2O3। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। Na2H2O3 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इनमें 5 अणु जल से भी होते हैं, इसे हाइपोबिलियन भी कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 134 की ओर। 134 में यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक कैसा नमक होता है? यदि उसका पीएच मान 14 है तो वह नमक कमजोर एसिड और सशक्त बेस होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्योंकि हम लोग जानते हैं एसिड जीरो से इधर जो हम जाएंगे एसिड होगा, 7 से इधर जाएंगे तो एसिड होगा, 7 से इधर जाएंगे तो एसिड होगा और 7 से इधर जाएंगे तो बेस होगा। 7 से इधर है तो 14 क्या है, 7 से इधर है तो इसका मतलब है कि बेसिक कम होते गया है और एसिड कम होते गया है, अम्लीयता कम होते गया है और बेसिक बढ़ता गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 135 की ओर। एक और सूचना है दोस्तों, यदि आप लोग पूरी संविधान चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। पूरी संविधान चैप्टर वाइज क्वेश्चन मल्टीपल वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर मैं लाया हूँ। वो भी पूछा हुआ प्रश्न है घटना चक्र बुक से, विशेष एग्जाम में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्तों। और उसी प्रकार हिस्ट्री का भी पूरा बुक चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं घटना चक्र का, तो वो भी मैं अपलोड कर दिया हूँ। उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। वो भी चैप्टर वाइज है और हिस्ट्री का तीनों पार्ट में कवर कर दिया हूँ, उसे भी देखें। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। डीएनए संश्लेषण की प्रभावित करता है। डीएनए संश्लेषण किसको प्रभावित करता है? हाइड्रोजीन। तो डीएनए संश्लेषण है ये किसे प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। डीएनए संश्लेषण प्रभावित करता है साइटोकाइनिन को डीएनए संश्लेषण प्रभावित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यह कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है साइटोकाइनिन। यह पादप जीर्णता की रोक करता है। जिब्रेलिन बौने पौधा को लंबा करता है। जिब्रेलिन का काम क्या है? बौने पौधा को लंबा करना। यह बीजों की प्रसुप्त को भंग कर अंकुरित को प्रेषित करता है जिब्रेलिन। ठीक है, और ऑक्सिन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने का वाला हार्मोन को ऑक्सिन कहते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। साइटोकाइनिन है डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि आप लोगों को अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल के बेल आइकन को दबा लें दोस्तों, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कुछ दिनों से यह प्रैक्टिस सेट नहीं आ रहा था दोस्तों, उधर चुनाव कार्यों में मैं लगा हुआ था, इस कारण से व्यस्तता के कारण मैं नहीं ला पाया दोस्तों। ठीक है, अब ये रेगुलर होगा। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।